रोटेशन का रिवीजन सेकंड देखते हैं बेटा। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। A rigid body is said to be in equilibrium if first sum of all the forces is equal to 0. Sum of all the forces is equal to 0. इसका मतलब है body is in translational इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, अगर बॉडी पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है तो हम क्या बोलते हैं, बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आती है। तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आती है। सेकंड है कंडीशन ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। दिस इज कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर टॉर्क सेंटर मास के अबाउट 0 है, तो ये कंडीशन ऑफ रोटेशन इक्विलिब्रियम है। अगर नेट फोर्स 0 है, ये कंडीशन ऑफ ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है। तो बॉडी इक्विलिब्रियम तब रहती है जब वो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में भी हो और साथ के साथ रोटेशन इक्विलिब्रियम में भी हो। तो उसका मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 होनी चाहिए और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। तो हमें एक बात पता है, अगर सिस्टम में नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है। तो अगर बॉडी ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है। इन जनरल टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट अलग अलग आती है। तो इसका मतलब है अगर टॉर्क सेंटर मास के अबाउट 0 है तो जर्नी के बाकी सब पॉइंट्स के अबाउट 0, जर्नी की सब पॉइंट्स के अबाउट 0। तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क जनरली सेम नहीं होती है। हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क इन जनरल सेम नहीं आती है। तो टॉर्क सेंटर मास के अबाउट 0 हो सकती है, बट हर पॉइंट के अबाउट जर्नी की 0। बट अगर नेट फोर्स 0 है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम है। बॉडी रोटेशन इक्विलिब्रियम में है, तो सेंटर मास के अबाउट टॉर्क 0 है। तो बॉडी सेंटर रोटेशन में है तो सेंटर मास के अबाउट 0 है। साथ के साथ अगर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है तो उसका मतलब क्या निकलेगा, टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इज 0 और टॉर्क अबाउट ईच पॉइंट इज 0। तो हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये रॉड लेते हैं, यहाँ पे एक धागा ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे एक धागा ऐसे लगाते हैं। ये रॉड हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, ये रॉड हमने हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। इस रॉड का मास m है, इस रॉड की लेंथ l है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है। ये स्ट्रिंग 1 है, ये स्ट्रिंग 2 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग में टेंशन निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पे सारी फोर्सेस जिस पॉइंट से पड़ रही है उसी पॉइंट पे मार्क करते हैं, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए फोर्स को बिल्कुल वही मार्क करना होता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है।
तो फोर्स को लाइन ऑफ एप्लीकेशन के लॉन्ग शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते, फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन के लॉन्ग शिफ्ट कर सकते हैं टॉर्क निकालने में। तो यहाँ पे टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन है T2। तो अपन एक काम करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लाइन ऑफ एप्लीकेशन के लॉन्ग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका ये ले लेते हैं और इसका ये ले लेते हैं। तो अभी स्ट्रेट लाइन पे देखते हैं, अभी स्ट्रेट लाइन पे देखते हैं बेटा, ये L/2 आएगा, ये L/2 आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आएंगे। तो एक बार साफ पता चल जाएगी, क्योंकि सेंटर मास के वो टॉर्क 0 है तो T1 T2 के बराबर आएगा, क्योंकि T1 इंटू दिस डिस्टेंस, सेंटर मास के वो टॉर्क 0 है तो इस फोर्स की टॉर्क, इसकी टॉर्क, इसकी टॉर्क। तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी फोर्स पड़ रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को लाइन ऑफ एप्लीकेशन को कहीं भी शिफ्ट करो, टॉर्क हर पॉइंट की वो सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पॉइंट की वो टॉर्क 0 आएगी, तो इसकी तो टॉर्क नहीं है, इसकी टॉर्क इस साइड आएगी, इसकी टॉर्क इस साइड आएगी। ये दोनों डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस यहाँ से सेम है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तो T1 इंटू L1 विल इक्वल टू T2 इंटू L2, L1 L2 सेम है, तो T1 T2 के बराबर आएगा। बिकॉज टॉर्क about center of mass is equal to 0, because of torque about center of mass is equal to 0, T1 will be equal to T2। तो साफ दिखाई दे जाएगा ये दोनों कितने के बराबर आएंगे, mg/2। ये दोनों कितने के बराबर आएंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में T1 प्लस T2 mg के बराबर है, T1 प्लस T2 कितने के बराबर है, mg के बराबर है। तो साफ दिखाई दे रहा है। तो कुछ बातें देखनी है, टॉर्क हम जब भी लेते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू लाइन ऑफ एप्लीकेशन के लोग भी शिफ्ट कर सकते हैं, और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उसका मतलब टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगी, टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो हमने क्लास में लिया था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर रखा हुआ है, ये रफ है। बिल्कुल इसके ऊपर से एक रॉड को हॉरिजॉन्टली रखा गया है और यहाँ पे हिंज कर दिया गया है, और यहाँ पे रॉड को हिंज कर दिया गया है। ये रॉड लेंथ है, मास m है, इस स्फीयर का भी मास m है और रेडियस r है। इसका बिल्कुल कोई ओवरहैंग नहीं है, नो ओवर हैंग। इसका मतलब ये एच पॉइंट बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, ये एच पॉइंट बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, ये एच पॉइंट बिल्कुल सेंटर के ऊपर है, ये एंगल है थीटा। बेटा यहाँ पे रफ है, ये भी रफ है, और यहाँ पे भी रफ है, तो दोनों जगह फ्रिक्शन है, दोनों जगह फ्रिक्शन है। ये हिंज्ड है, यहाँ से ये हिंज्ड है, ये रॉड यहाँ से हिंज्ड है और ये रॉड हॉरिजॉन्टल है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। बेटा ये इंटरफेस 1 है और ये इंटरफेस 2 है। फाइंड normal reaction on rod by sphere. First, second, find normal reaction on sphere by inclined प्लेन। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F2 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F2 है। तो आपको निकालना है फाइंड F1 बाई F2। F1 क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, F2 क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, इनके मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालनी है। तो रॉड पे जितनी फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी स्फीयर देगा, रॉड इक्वल टॉप से देगी, तो दोनों पे जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों पे जो फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो रॉड पे यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन निकालनी है, स्फीयर पे यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है। तो काम करते हैं, हम एफवीडी ड्रॉ करते हैं। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मास है m, दोनों का मास m है। तो इस पे सारी फोर्सेस मार्क करते हैं। तो जब भी बॉडी जो हिंज्ड है, तो
उस पर जनरली एक्सेल रोटेशन काम लेंगे, यहाँ पे लेंगे। तो इसको भी देखना है एक्सेल रोटेशन कैसे चूज करनी है। तो बेटा ये एम जी यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन है N1, यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन है N1, और एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर पड़ेगी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स ने किधर पड़ना है, इधर। तो हमें पता है, अब हमें पता है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में हर पॉइंट के बोर्ड टॉर्क जीरो है, तो हम हिंज के बोर्ड लेंगे, हम हिंज के बोर्ड लेंगे। तो ये डिस्टेंस L/2 है, ये L है, तो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है N1 इंटू L, तो N1 इंटू L विल बी इक्वल टू mg इंटू L/2। तो N1 कितना आ जाएगा, mg/2, N1 कितना आ जाएगा, mg/2। अब देखते हैं स्फीयर पे, स्फीयर का ड्रॉ करते हैं। बेटा इस पे जितनी फोर्सेस पड़ रही है, एक फोर्स पड़ रही है mg, अब एक यहाँ से फोर्स ऊपर से पड़ रही है नॉर्मल डायरेक्शन N1, एक नॉर्मल डायरेक्शन N1। अब यहाँ पे देखते हैं ये बॉडी ऐसे जा रही थी, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी F1 ऐसे, इस पे फ्रिक्शन फोर्स पड़ेगी F1 ऐसे, बिल्कुल यहाँ पे जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, यहाँ से जो नॉर्मल डायरेक्शन आएगा, दोनों नॉर्मल डायरेक्शन सेंटर से पास करेंगे, ये नॉर्मल डायरेक्शन N2 है। और अब हमें देखना है यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन, क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो है, हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो, तो फ्रिक्शन ऐसे पड़ सकती है, ऐसे पड़ सकती है। तो देखते हैं सेंटर मास के ऊपर कितनी फोर्स पड़ रही है, सेंटर मास के ऊपर, सेंटर मास से कितनी फोर्स पास कर रही है, N1 इंटू mg। तो सेंटर ऑफ मास पे M1 इंटू mg की तो टॉर्क जीरो हो जाएगी, F1 F2 की टॉर्क अलग अलग से जीरो नहीं होगी, क्योंकि नेट टॉर्क जीरो होनी चाहिए। तो सेंटर मास के अबाउट F1 और F2 की मिला के टॉर्क जीरो आनी चाहिए, क्योंकि बाकी फोर्सेस की भी टॉर्क जीरो है, बाकी फोर्सेस ही सेंटर मास से पास कर रही हैं। तो F2 की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, F2 की डायरेक्शन ये आनी चाहिए, F2 की डायरेक्शन ये आनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं, इस डायग्राम को यूज कर लेते हैं, इस डायग्राम को यूज कर लेते हैं। इस पे F1 आएगा ऐसे, इस पे F1 आएगा ऐसे, ये इस पॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा। यहाँ पे F2 आएगा बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे F2 आएगा बिल्कुल ऐसे, ये फोर्स आएगी N1 ऐसे, ये फोर्स आएगी N2 ऐसे, तो एक वेट आएगा mg, इस पे सारी फोर्स मार्क करनी है। अब हमें क्या निकालना है, N2, तो हमें F1 F2 भगाने हैं, हमें F1 F2 भगाने हैं, तो F1 F2 को भगाना है। ये रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हर पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो, F1 F2 हिंज पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क लेते हैं, वो जीरो होनी चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर टॉर्क लेते हैं, वो जीरो होनी चाहिए। तो ये जो सा पॉइंट ए है, बिकॉज नेट टॉर्क अबाउट ए इज जीरो, इसका मतलब N1 इंटू L प्लस M1g इंटू L विल बी इक्वल टू N2 इंटू L। तो साफ देख सकते हैं कितना आएगा, N1 इंटू L रॉड की लेंथ है, प्लस mg जो इसके सेंटर मास से एक्ट कर रहा है, इसको भी यहाँ तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस mg इंटू L विल बी इक्वल टू N2 इंटू L विल बी इक्वल टू N2 इंटू L। तो देखिए L कट जाएंगे, N2 कितना आएगा, mg प्लस N1 कितना था, mg/2, तो ये कितना आ जाएगा 3mg/2। अब हमें देखना है F1/F2 की रेशियो निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं, F1/F2 निकालना है तो N1 N2 को भगाना पड़ेगा। तो सेंटर मास के बाद टॉर्क ले लेते हैं जीरो, तो हम यहाँ पे देखते हैं सेंटर मास के बाद टॉर्क ले लेते हैं जीरो। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, सेंटर मास किसका, स्फीयर का। तो इन ये सारी फोर्स पास करेंगे, इसकी टॉर्क नहीं आएगी। तो यहाँ से अगर लेना है तो बेटा ये दिखाई देगा F2 इंटू L आर विल बी इक्वल टू F1 इंटू आर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं F1 इंटू आर विल बी इक्वल टू F2 इंटू आर, यानी कि F1/F2 इज इक्वल टू 1। इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो टॉर्क पे चलना शुरू करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं टॉर्क, थर्ड पार्ट देखते हैं टॉर्क। तो इस बात को ध्यान रखना है, इफ नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0,
is same about each point. If net force on a body is 0, torque is same about each point. तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आती है. अब हम देखते हैं इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ tau is equal to I alpha. Application of tau is equal to I alpha for bodies undergoing rotation. पहले क्वेश्चन लेते हैं. यहाँ पे एक व्हील है जिसको यहाँ से हिंज कर रखा है, यहाँ से एक स्ट्रिंग लग रखा है, इसका मास है m, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन है t, स्ट्रिंग में टेंशन है t. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास अबाउट I नॉट है, इसका रेडियस r है. तो एक व्हील या पुली कैसे भी लेते हैं, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर मास अबाउट I नॉट है, ये रेडियस r है, इस पे एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसका सेंटर फिक्स्ड है, दिस बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंट्रल एक्सिस. तो दिस थ्रेड as block moves down, string unwinds without, string जो इस पे अनवाइंड कर रही है वो अनवाइंड कर रही है विदाउट स्लिपिंग. सो दैट्स अनवाइंडिंग विदाउट स्लिपिंग. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये धागा जब जा रहा है तो अनवाइंड विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है. यहाँ पे देखते हैं, ये है व्हील, यहाँ पे धागा लग रखा है, यहाँ पे धागा लग रखा है. तो मैं यहाँ पे एक पार्टिकल लेता हूँ जो व्हील पे है, पुली पे एक पार्टिकल लेता हूँ धागे पे, ये सेंटर पे. तो जैसे ही रोटेट करेगा, जैसे ही पूरा सिस्टम थीटा से रोटेट करेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा. तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल व्हील पे है, इसकी जितनी एंगल डिस्प्लेस्ड होगी, इसकी भी उतनी एंगल डिस्प्लेस्ड होगी, तो मुझे स्लिपिंग नहीं हो रही है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है ये रुक जाए, ऊपर से स्लिप कर जाए, नहीं तो ये रुक करे, ये नीचे से स्लिप कर जाए. अगर ऊपर वाला पार्टिकल थोड़ा आगे ये पीछे रह जाता है तो हम क्या बोलते हैं, स्लिपिंग है. तो नो स्लिपिंग के बेनिफिट कि यहाँ पे यूजेस क्या है जानने की, स्लिपिंग हो रही है नहीं हो रही है. अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो रेडियल मोशन नहीं हो रही है, रबरिंग नहीं हो रही है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है. तो यहाँ पे वर्क डन में फ्रिक्शन में मैकेनिकल लॉस नहीं आएगा, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. अगर स्लिपिंग हो रही है तो हीट प्रोड्यूस आएगी. अगर स्लिपिंग हो रही है तो बेल्ट फ्रिक्शन की इक्वेशन लगती है, जरा ध्यान रखिएगा. स्लिपिंग हो रही है लिमिटिंग केस में बेल्ट फ्रिक्शन की इक्वेशन लगेगी, बेल्ट फ्रिक्शन की इक्वेशन लगेगी. और यहाँ पे फ्रिक्शन में ध्यान रखना, हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं आएगी, हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं आएगी. यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं आएगी. तो यहाँ पे बोला गया ड्रॉप्स विदाउट स्लिपिंग. तो अगर ये स्लिप कर रहा है तो बेटा इसका मतलब ये जो से पार्टिकल्स है और ये जो से पार्टिकल्स धागे पे हैं और जो से व्हील पे हैं, कांटेक्ट में है, दोनों की एंगल वेलोसिटी सेम आएगी, दोनों की एंगल डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, दोनों की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम आएगी, दोनों की टेंशन एक्सेलरेशन भी सेम आएगी, दोनों की नॉर्मल एक्सेलरेशन भी सेम आएगी अप्रोक्सीमेटली जो कांटेक्ट में है. तो यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड अल्फा ऑफ पुली, फाइंड अल्फा ऑफ पुली. Second, acceleration of block. Third, tension in string. क्या करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग. तो यहाँ पे ये डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर लूँगा. तो धागा काफ़ी सारा बाइंड कर रखा है, ये मास m है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट है, ये रेडियस r है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बॉडी फिक्स एक्स रोटेशन कर रही होती है इस पर न्यूट्रल लगाना है सेकेंड ट्रांस रोटेशन फॉर्म में. जो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है उस पर न्यूट्रल लगाना है ट्रांसलेशन फॉर्म में. तो जब भी रोटेशन फॉर्म में न्यूट्रल लगाया जाता है, सबसे पहले क्या देखा जाता है, एक्सल रोटेशन. तो जब भी टाउ इक्वल अल्फा लगाना है एक्स रोटेशन से, तो एक्स रोटेशन मत कीजिए, ये बॉडी ऐसे जा रही है, क्रॉस का मतलब ऐसे घूमेगी, क्रॉस का मतलब डॉट का मतलब ऐसे घूमेगी, क्रॉस का मतलब ऐसे घूमेगी. तो जो फोर्सेस इसकी सेंटर ऑफ मास से पास एक्स रोटेशन से पास कर रही है उनको मार्क करने की जरूरत नहीं है. तो इसका वेट मार्क करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से टेंशन को मार्क करने की जरूरत नहीं है. तो अपन देखते हैं कौन से फोर्सेस बची है. धागा जब भी काटना है, धागे को थोड़ा सा यहाँ पे रख के ऐसे करके काट दो,
धागे को थोड़ा सा रख के काट दो। यहाँ पे टेंशन कितनी पड़ेगी टी, यहाँ पे टेंशन कितनी पड़ेगी, ये वेट और ये टेंशन मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी अल्फा। तो इस पे पहली क्वेश्चन लगेगी टी इज इक्वल टू आई नॉट अल्फा। अब देखते हैं नीचे वाली बॉडी को देखते हैं बेटा, इस पे भी ये पूरा धागा फ्री है तो इस पे टेंशन सेम रहेगी, इस पे टेंशन टी, ये एम जी और इसकी एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन लगाएंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो वेरिएबल्स देखते हैं कितने हैं, डॉटेड सर्कल मार्क कर देते हैं 3, इक्वेशन 2। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट है धागे पे था और ये जो पॉइंट इस पे था, दोनों की ओमेगा सेम थी, दोनों की ओमेगा सेम थी। तो डिस्क अगर थीटा से रोटेट करता तो ये पॉइंट भी थीटा से रोटेट करता, ये भी थीटा से रोटेट करता, ये कितने से नीचे जाता आर थीटा, ये कितने से जाता आर थीटा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है और इसकी रोटेशन थीटा है। तो क्या कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन आएगा एक्स विल बी इक्वल टू आर थीटा। तो कहने का मतलब क्या है, ये पार्टिकल जो व्हील की रिम पे है और वो पार्टिकल जो धागे के एंड पे है, धागा थिन ले लो, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी, तो दोनों की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम आएगी। तो उसका मतलब स्लिपिंग नहीं हो रही, स्लिपिंग नहीं हो रही का मतलब क्या, अगर ये थीटा से रोटेट करता है, ये थीटा से रोटेट करता है, ये पॉइंट कितने से चलेगा, डिस्टेंस आर थीटा, यानी कि ब्लॉक कितना आएगा नीचे आर थीटा। तो इसका मतलब अगर धागे में स्लिपिंग नहीं हो रही, डिस्क को थीटा से रिवॉल्व करेंगे तो ब्लॉक धागा कितना अनवाइंड करेगा आर थीटा। तो एक्स लिखेंगे आर थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी विल बी इक्वल टू आर ओमेगा और ए विल बी इक्वल टू आर अल्फा। तो बेटा ऊपर की क्वेश्चन लेते हैं, टी इज इक्वल टू आई अल्फा। यहाँ पे देखते हैं एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम आर अल्फा। तो बेटा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा, एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए अल्फा। T will be equal to I alpha। तो यहाँ पे देखते हैं बेटे, यहाँ पे सॉरी डॉट में ये थोड़ी गड़बड़ हो गई है, T इंटू आर, ये कितना आएगा, टॉर्क लेना है वो फोर्स लिख दिया था बेटा, इसका टॉर्क एक्स के वो T इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। तो बेटा इसको आप आर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, इसको आर के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो। तो एम जी आर कितना हो जाएगा, आई प्लस एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, एम जी आर बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई प्लस एम आर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये डिस्क है, ये डिस्क है, इस पे एक धागा लगा हुआ है, इस पे एक धागा लगा हुआ है, ये मास है m1, ये मास है m2, इसका मोटिव शेयर I0, ये इसके बोट फ्रीली रोटेट कर रही है। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। बेटा इसका रेडियस है r, m2 इज ग्रेटर देन m1। तो इसका मोटिव शेयर सेंटर पास की बोट I0 है, यूनिफॉर्म पुली है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फर्स्ट, सेकेंड, अल्फा ऑफ डिस्क, थर्ड, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। पिछले केस में हमने अल्फा निकाल लिया था, अल्फा निकाले तो ए आ जाएगा अल्फा। अगर एक्सलेशन निकलेगी तो ब्लॉक पे न्यूट्रल लगा के टेंशन आ जाती है। तो सबसे पहले अल्फा निकालना होता है, तो यहाँ पे m2 से ज़्यादा है, यहाँ पे m2 से ज़्यादा है, धागे अनवाइंड कर रहे हैं विदाउट स्लिपिंग। तो आप ये एक्सलेशन निकालिए,
अल्फा निकालिए और T1 T2 निकालिए एक बार जस्ट। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जब भी बॉडी रोटेट कर रही है, धागे को नहीं उतारना है, थोड़ा धागे को यहाँ से काट लो, थोड़ा धागे को यहाँ से काट लो, एक्सेलरेशन मार्क करो, सारी फोर्स मार्क करना शुरू करो। जो फोर्सेस एक्सेलरेशन से पास कर रही है उनको मार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे टेंशन भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लेते टेंशन T1, यहाँ पे लेते टेंशन T2। स्लिपिंग नहीं हो रही, ये एक ही बॉडी है। तो दो बॉडी को एक कब मानते हैं? जब दोनों की स्लिपिंग ना हो, वो मेजर इंपॉर्टेंट है। पूरी एक ही बॉडी है, तो धागे के साथ धागे को उतारना नहीं है, एक ही बॉडी है। तो क्योंकि M2 ज़्यादा है, M1 से कैसे रोटेट कर रही है, उसका मतलब T2 T1 से ज़्यादा होना चाहिए। T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, क्योंकि इसके बाद टॉर्क आना चाहिए। T2 का टॉर्क T1 का टॉर्क बैलेंस नहीं करना चाहिए, तो T2 T1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी T2 माइनस T1 इंटू R विल बी इक्वल टू I नॉट इंटू अल्फा। इसकी एंगुलर अल्फा है, तो टॉर्क कितनी आएगी एक्सेलरेशन की वक्त T2R माइनस T1R। तो आपको कॉमन मिलना है M2, ये आएगा टेंशन T2, ये आएगा M2G, इसकी एक्सेलरेशन A। तो ये अगर थीटा से रोटेट करता है, ये अगर थीटा से रोटेट करता है, ये x नीचे जाएगा और ये x ऊपर जाएगा। ये x कितना आएगा r थीटा, यानी कि v कितना आएगा r ओमेगा, यानी कि a कितना आएगा r अल्फा, a कितना आएगा r अल्फा। तो दूसरी इक्वेशन आएगी M2G माइनस T2 विल बी इक्वल टू M2A। बिल्कुल उसी तरह से इसका मास M1G, ऊपर टेंशन T1 और इसकी एक्सेलरेशन A1। तो यहाँ पे डालेंगे T1 माइनस T2, T1 माइनस T1 माइनस M1G विल बी इक्वल टू M1 इंटू A। कंस्टेंट की इक्वेशन आएगी, कंस्टेंट की इक्वेशन आएगी, कंस्टेंट की इक्वेशन आएगी इज इक्वल टू R अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं M2 R अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं M1 R अल्फा। अब एक शॉट में हमें अल्फा निकालना होता है। पहले T1 T2 कैसे भागेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे T1 T2 यहाँ पे, तो इसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन को R से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको R से मल्टीप्लाई करते हैं। तो T1 इंटू R, T1 इंटू R कट जाएगा, T2 इंटू R, T2 इंटू R कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा M2G माइनस M1G इंटू R विल बी इक्वल टू I नॉट प्लस
m2 प्लस m1 आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो मैं इसके शॉर्टकट्स कर रहे थे, बट आप देख सकते हो जेल मेथड से भी अगर मैथ्स ठीक रहे, मैथ्स के एप्लीकेशन ठीक रहे, तो इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा m2g माइनस, तो इसको लिखेंगे कैसे, m2 माइनस m1 जी आर आई नॉट प्लस m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। ये आ गया, अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ गया तो ए आ जाएगा, ए आ गया तो T2 आ जाएगा और T1 आ जाएगा, T2 आ जाएगा और T1 आ जाएगा। अब एक बार डबल पुली के क्वेश्चंस देखते हैं, एक बार डबल पुली के क्वेश्चंस देखते हैं। बेटे यहाँ पे दो व्हील्स हैं जिनको कोएक्शियली जॉइंट कर रखा है, दो व्हील्स हैं जिनको कोएक्शियली जॉइंट कर रखा है। इस तरह की व्हील्स हैं, इस तरह की व्हील्स है, यानी कि स्टेप व्हील भी बोलते हैं। दोनों की एक्सेस ये है, दो डिस्क को ऐसे करके रिजिडली जॉइंट कर रखा है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धागा बांध के इसको ऐसे लगा रखा है और यहाँ पे एक धागा ऐसे लगा रखा है। इसका मास है M, इसका मास है M। यहाँ पे सॉरी, इसको हम सेंटर से हिंज कर रखा है, इसको हमने सेंटर से हिंज कर रखा है, इसको यहाँ पे हमने सेंटर से हिंज कर रखा है, सेंटर से हिंज कर रखा है। तो ये सेंटर की बोर्ड फ्रीली रोटेट करेगी, ये सेंटर की बोर्ड फ्रीली रोटेट करेगी। इस व्हील पे इसका रेडियस लेते हैं R1, ये रेडियस लेते हैं R2, ये रेडियस लेते हैं R2। इसका सेंटर की बोर्ड मोमेंट ऑफिशिएंट I0, इसका सेंटर की बोर्ड मोमेंट ऑफिशिएंट I0। यहाँ से एक धागा लगा के एक ब्लॉक लगा दिए जिसका मास है M। तो धागा टाइटली बाउंड किया हुआ है, थ्रेड अनवाइंड्स विदाउट स्लिपिंग, थ्रेड अनवाइंड्स विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर। फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ block first second alpha of डबल व्हील। तो डबल व्हील का इसके ऊपर पोटेंशियल I0 है। तो अपन देखते हैं, अगर ये थीटा से रोटेट करता है तो ये नीचे से कितना जाएगा, अगर ये थीटा से रोटेट करता है ये नीचे कितने से जाएगा। तो बेटा ये नीचे कितने से जाएगा, ये नीचे जाएगा r थीटा से। तो अगर ये रोटेट करती है थीटा से तो ये नीचे से कितना जाएगा, x विल बी इक्वल टू r थीटा। तो इसकी एक्सेलेरेशन देते हैं a, इसकी एक्सेलेरेशन देते हैं a, इसका एंगल देते हैं अल्फा। तो सबसे पहले ये रिलेशन बनाना है, x इज इक्वल टू r थीटा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, a कितना आएगा r अल्फा, a कितना आएगा r अल्फा। इस पे न्यूट्रल लगाते हैं, a की टेंशन है तो यहाँ पे ब्लॉक, इसका मास m, इस पे नीचे की तरफ फोर्स mg और ऊपर टेंशन t, नीचे एक्सेलेरेशन p। तो पहली इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। तो सीधा लिख देते हैं एम आर अल्फा। तो ए को भगा देना शुरू से ए को भगाने की यहाँ पे डाल। अब ये डबल व्हील है, ये डबल व्हील है, ये कौन से पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रही है। तो यहाँ से कोई फोर्स नहीं मार्क करनी, तो इस पर वेट और ये टेंशन नहीं मार्क करनी। यहाँ पे धागे को थोड़ा सा कम ऐसे कर देना है, यहाँ पे टी। तो बेटा ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, T into R2 will be equal to I0 into alpha. T into R2 will be equal to, तो यहाँ पे ये कौन सा रेडियस था, ये था रेडियस R2, ये रेडियस था R2 into alpha, R2 into alpha। तो जब भी अल्फा निकालना है ऊपर को R के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, mgr is equal to I0 plus m/r2 square into alpha। अब इसमें डबल व्हील का वो मतलब नहीं था ज़्यादा। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डबल व्हील पे। तो इसे डबल व्हील समझाने के लिए थी। अब एक काम करते हैं, एक डबल व्हील लेते हैं, ये रेडियस a और इसका रेडियस b, इसको सेंटर पे हिंच कर रखा है। इस पे एक धागा टाइटली बाउंड करके यहाँ पे लगा रखा है, इसका मास है m1। इस पे एक धागा टाइटली बाउंड करके यहाँ पे लगा रखा है, इसका मास है m2। ये सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सिस्टम ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या करना है, फाइंड
एक्सलेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो एक ही क्वेश्चन लेते हैं, तो कुछ भी दिया जाए आपको, टेंशन निकालना कुछ भी, सबसे पहले अल्फा निकालिए, सबसे पहले अल्फा निकालिए। तो इन दोनों में दोनों स्टिक्स अलग अलग है, तो ये किसके बोर्ड रोटेट कर रही है, इसके बोर्ड। तो हम व्हील को देखते हैं, एक्स रोटेशन मार्क करते हैं, ये इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं टेंशन T2 और यहाँ पे लेते हैं टेंशन T1। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये अल्फा आएगा। तो ध्यान देते हैं, अगर ये थीटा से रोटेट करता है, अगर ये थीटा से रोटेट करता है, ये नीचे कितने से जाएगा बेटा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा x2। तो यहाँ पे धागा सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, b पे, तो कितना धागा अनवाइंड करेगा, दिस विल बी इक्वल टू b इंटू थीटा। अगर ये थीटा से रोटेट करता है, ये धागा कितने से बाइंड करेगा, a इंटू थीटा। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी x1 आएगा, x1 आएगा a थीटा, x1 आएगा a थीटा। तो अब दोनों के एफबीडीज ड्रॉ करते हैं। n2 ऊपर जा रहा है, m1 ऊपर जा रहा है, m1 पे टेंशन है T1, नीचे की तरफ वेट है m1g, ऊपर की तरफ इसकी एक्सेलरेशन लेते हैं a1, उसका एफबीडी ड्रॉ करते हैं m2 का। ऊपर एक्सेलरेशन कितनी आएगी T2, इसकी T1, यहाँ पे फोर्स कितनी लेते हैं m2g, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी a2। तो सारी क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। T1 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 a1, m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2 a2। इस पे क्वेश्चन लगाते हैं बेटा, T2 इंटू बी, T2 इंटू बी, T2 इंटू बी माइनस T1 इंटू ए विल बी इक्वल टू आई नॉट अल्फा, आई नॉट इंटू अल्फा। अब हमें क्या करना है, अल्फा निकालना है और T1 T2 भगाने हैं, और T1 T2 भगाने हैं। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे बेटा ये डिस्टेंस है ए और बी, A1 A2 एक्सेलरेशन है, जरा ध्यान रखिएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं A1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस A के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस B के साथ। तो आपको देख रहा है T2 इंटू बी माइनस T1 इंटू ए, 0 आएगा। बेटा A1 A2 को क्या डालेंगे, यहाँ पे x1 कितना आएगा, x1 कितना आएगा, x1 आएगा a थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन A1 कितना आएगा a इंटू अल्फा, x2 कितना आएगा, x2 कितना आएगा b इंटू थीटा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना आएगा b इंटू अल्फा। तो A1 को हम डालते हैं a अल्फा, A1 को हम डालते हैं a अल्फा, तो इसको हम डाल देते हैं a अल्फा, A2 को डाल देते हैं b अल्फा, A2 को डालते हैं b अल्फा, और साथ में ये इक्वेशन लिखते हैं, साथ में ये इक्वेशन लिखते हैं T2b माइनस T1 इंटू ए कितना आएगा, आई नॉट इंटू अल्फा। चार इक्वेशन को ऐड कर दो, ये देखो T1 इंटू ए, T1 इंटू के साथ कटेगा, T2 इंटू बी, T2 इंटू के साथ कटेगा, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, m2g b, m2g b माइनस m1g e, लेफ्ट साइड पे कितना बचेगा, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट प्लस m2 b स्क्वायर प्लस m1 a स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा मिल जाएगा, तो अल्फा मिल गया हमें, अल्फा मिल गया, तो बेटा A1 कितना आ जाएगा, a अल्फा, A2 कितना आ जाएगा b अल्फा, A2 कितना आ जाएगा b अल्फा। तो जो जनरल क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक आइडिया यही है कि जैसे मैंने शॉर्टकट्स करा है, अपन जनरल मेथड से भी करके देखते हैं, अपन जनरल मेथड से भी करके देखते हैं। अगर हमारे इक्वेशन सॉल्विंग, तो हमें काम करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान से देखना है इनको एलिमिनेट कैसे करना है। अब फिजिक्स में करते वक्त हमारा उतना ध्यान नहीं रहता, मैथ्स में बहुत ध्यान रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैथ्स वीक है, मैथ्स फिजिक्स में अप्लाई कर सकते, पता नहीं कहाँ से वीक हो जाती है स्टूडेंट्स की, ये नहीं पता चलता। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स की जो मैथ्स में टॉप भी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आई एम नॉट जस्ट, तो बेटा ये जब कर रहा होता हूँ तो इसको बिल्कुल जैसे बोल रहा होता हूँ सही तरह से लिया कीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे सोच, तो आपको सोचना भी है, छोटी छोटी मैथ्स होती है अप्लाई करनी है, वो 11th-12th की होती नहीं है, 9th-10th की होती है बेसिकली एलिमिनेशंस ज़्यादा। तो यहाँ
यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे पुली लगा दी गई है, यहाँ पे पुली लगा दी गई है। तो शुरू में अब इस पुली का मास लेते हैं हम, इस पुली का मास लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसका मास है m1, यहाँ पे ये ब्लॉक है, इसका मास है m2, ये ब्लॉक है, इसका मास है m2, इसका मास है m2। तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे नो स्लिपिंग है, यहाँ पे नो स्लिपिंग है, थ्रेड इसके ऊपर स्लिप नहीं करता है। इस व्हील का मोटिव रेशियो सेंटर मास की बोट I0 है और रेडियस है r, और रेडियस है r। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, तो एक थीटा से रोटेट करेगा, नीचे r थीटा से आएगा, ये नीचे r थीटा से आएगा। तो अपन फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इसका एक्सल रोटेशन, यहाँ पे टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन T2, क्योंकि धागा स्लिप नहीं कर रहा है, ये बॉडी नीचे जा रही है, ये भी रोटेट करेगी, इसकी भी काइनेटिक को, तो इस पर न्यूट्रल लगाना है T1 T2। तो यहाँ पे इसके ऊपर न्यूट्रल लगाएंगे तो कितना आएगा, T1R माइनस T2R, तो T1 माइनस T2 इंटू R कितना आ जाएगा, I0 इंटू अल्फा। अब ये भाई साहब अगर थीटा से रोटेट करते हैं, ये थीटा से रोटेट करते हैं, तो ये नीचे कितने से आएगा, r थीटा से, तो x कितना आ जाएगा, तो ये भी कितने से चलेगा, x। तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू r थीटा, और दोनों की एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना आ जाएगा, r अल्फा। तो इस पे न्यूट्रल लगाते हैं, इस पे न्यूट्रल लगाते हैं, ये मास m1 हमेशा एक फेवरेट रखेगा m1g और T1। बेटा यहाँ पे टेंशन T1 और यहाँ पे टेंशन T2, अलग अलग टेंशन आएगी। तो इस पे इक्वेशन बनेगी m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1a, सीधा अल्फा लगाएंगे। इस पे इक्वेशन क्या आएगी, T2 इज इक्वल टू m2a, m2 r अल्फा। पहले चार को T1 T2 भगाना है, तो इसके साथ r मल्टीप्लाई कर दो इंटू r। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी, अपन देख सकते हैं कॉन्सेप्ट में कितना आ जाएगा, m1g r will be equal to I0 plus m1 r square plus m2 r square into अल्फा। तो अल्फा आ जाएगा m1g r डिवाइड बाई I0 प्लस m1 प्लस m2 r स्क्वायर। अगर अल्फा आ गया तो हम दोनों की एक्सलेशंस निकाल सकते हैं, अब थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो देखते हैं। Pulley is of form of uniform disk of mass m and radius r. A thin rope of mass m, is wound. Thin rope of mass m and length L is tightly wound over disc. Rope unwinds without slipping. Rope क्या कर रही है, अनवाइंड कर रही है विदाउट स्लिपिंग। रोप अनवाइंड्स विदाउट स्लिपिंग। ये एक डिस्क है जिसको सेंटर पे हिंच कर दिया गया है, इसका मास m है और रेडियस r है। तो बिल्कुल इस पे रोप लगा दी गई है जिसका मास स्मॉल m है और लेंथ l है। तो रोप का एक सिरा यहाँ पे है, तो जब इसको फ्री छोड़ते हैं रोप नीचे आना शुरू करती है, तो जब रोप x अनवाइंड कर जाएगी, फाइंड अल्फा ऑफ disk when x
length of rope has come down without slipping। तो बेटा एक्सटेंशन टू ग्रेविटी यहाँ पे इसको हिंच कर रखा है, यहाँ पे इसको हिंच कर रखा है। तो अपन देखते हैं इसमें बहुत सारे रोप है बेटा, रोप के जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहे, रोप के जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहे, रोप के जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहे। तो जितने रोप यहाँ पे वो रोटेशन कर रही है, जितने रोप यहाँ पे वो ट्रांसलेट कर रही है, जितने रोप यहाँ पे वो रोटेट कर रही है, जितने रोप है यहाँ पे वो ट्रांसलेट कर रही है। तो ये काम करते हैं, यहाँ पे डिस्क है तो बेटा रोप को यहाँ से काट देते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये डिस्क को लेते हैं बेटा, ये रेडियस आर, यहाँ तक जितनी भी रोप थी उसको काट देते हैं। तो इसमें पड़ेगी टेंशन टी, तो एक्स रोटेशन से कोई फोर्स मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही, ये प्लस जितनी भी रोप है उसको एक बॉडी ली जा सकती है, ये प्लस जितनी भी रोप है उसको एक बॉडी लिया जा सकता है। ये बाकी रोप है एक्स लेंथ की बेटा, इस पर टेंशन टी पड़ेगा, इस पर जो वेट पड़ेगा कितना पड़ेगा, लैम्डा एक्स जी। लैम्डा कितना है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो एक्स लेंथ निकल आई है। तो अगर ये थीटा से रोटेट करता है, ये थीटा से रोटेट करता है, ये कितने से जाएगा, x इज इक्वल टू आर थीटा, यानी कि एक्सलेशन कितनी होगी, इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इस पे न्यूट्रल लगाते हैं, t इंटू आर विल बी इक्वल टू आई नॉट। अब इसका पूरा का मोमेंट ऑफ लेना है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर रहेगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। ऊपर ये रोप के सारे पार्टिकल्स हैं, इस पे कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही, एक ही बॉडी लेंगे, स्लिपिंग नहीं हो रही तो उसकी लेंथ है एल माइनस एक्स इंटू लैम्डा, इतना मास आ गया इंटू आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो ये कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो टॉर्क कितनी आएगी, टी इंटू आर, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है, तो अगर सारे पार्टिकल एक्स रोटेशन से आर डिस्टेंस पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। तो वो एम कितना आएगा, एल माइनस एक्स इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना, मास पर लेंथ इंटू आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये की क्वेश्चन आ गई। अब इस पे न्यूट्रल लगाना है, तो कितना आएगा, लैम्डा एक्स जी वेट माइनस टी विल बी इक्वल टू लैम्डा एक्स इंटू ए, तो इस पे अपन क्या कर देते हैं, बेटा लैम्डा एक्स इंटू ए को क्या डाल देते हैं, आर अल्फा। अब बेटा इसके साथ आर मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, लैम्डा एक्स जी इंटू आर विल बी इक्वल टू बेटा हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा एल लैम्डा आर स्क्वायर। यहाँ पे देखना कितना बचेगा, एल एक्स, तो ये वाली टर्म कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एल लैम्डा आर स्क्वायर। तो एल की जरूरत नहीं थी, हमें एल की जरूरत एक्चुअली में नहीं थी, कट जाएगा, एल इंटू लैम्डा पूरे रोप का मास आएगा, तो ये कितना आ जाएगा इंटू अल्फा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हाफ एम प्लस स्मॉल एम, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ध्यान रखना है, जब भी रोप का भी मास लेना है, जब भी रोप का मास आ जाता है तो अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, तो एग्जांपल ये किया हमने। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, हमें मेंस की तैयारी करनी है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्टकट्स नहीं लगा रहे ज़्यादा। ये शॉर्टकट्स जो भी हमने किए हुए हैं मेंस पे ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं, तो अब देख रहे हो बिल्कुल थीम अलग से है। तो सब चीज़ों को छोटा करके कैलकुलेट करना है और सिस्टमैटिक होना है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर रोप का मास लेते हैं तो बेटा सारे पार्टिकल एक्सिस सेम डिस्टेंस पे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आ जाएगा, वैसे भी देख सकते हैं बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, इतना तो शॉर्ट लगा सकते हैं, इसको पार्टिकल बना के यहाँ पे लगा देते हैं, उतना कर सकते हैं, बट ठीक है आप दोनों कीजिए।
क्योंकि आप शॉर्टकट पे श्योर हो तो लगाइए, अगर श्योर नहीं हो तो मत लगाइए बिल्कुल। तो बेटा वो हिंज रिएक्शन का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हिंज रिएक्शन का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ले लेते हैं। बेटा यहाँ पे एक रॉड है, इसका मास m है, इसकी लेंथ l है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है, यहाँ पे इसको हिंज किया हुआ है। तो यहाँ पे लेते हैं there is no acceleration due to gravity, acceleration due to gravity नहीं है। रॉड को यहाँ पे हिंज किया हुआ है, एंगल वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, एंगल वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है। तो इस रॉड पे सिर्फ एक ही फोर्स है, हिंज रिएक्शन, एक ही फोर्स है, हिंज रिएक्शन। रॉड रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, आपको निकालना है हिंज रिएक्शन। फाइंड हिंज रिएक्शन। तो अपन क्या करेंगे, जब भी बॉडी रोटेट कर रही होती है सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट बेटा ओमेगा से रोटेट करेंगे तो जीरो फोर्स देंगे, तो जीरो फोर्स देंगे, जीरो फोर्स कितनी आएगी m ओमेगा स्क्वायर l/2। इसमें बाकी कोई फोर्स नहीं पड़ रही, हिंज रिएक्शन पड़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते ही नॉर्मल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन जो आएगा बेटा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर रॉड और अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर रॉड तो आर परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये आर परपेंडिकुलर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l/2। तो हिंज रिएक्शन अलोंग द रॉड बहुत आराम से आ जाता है, हिंज रिएक्शन अलोंग द रॉड बहुत आराम से आ जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, A rod is बेटा ये एक रॉड है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया है, यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया है। यहाँ पे इसको हिंज कर दिया गया है, इसका मास m है, लेंथ l है। यहाँ कहीं पे फोर्स लगाई गई है एट डिस्टेंस x। रॉड की एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, रॉड की इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। देयर इज तो बेटा यहाँ पे हम mg नहीं देख रहे, हम कह रहे हैं फाइंड हिंज रिएक्शन ड्यू टू f। तो इसका मतलब सिर्फ f की वजह से हिंज रिएक्शन निकालना है। फाइंड हिंज रिएक्शन, फाइंड हिंज रिएक्शन ऑन रॉड ड्यू टू फोर्स f। ये रॉड यहाँ से हिंज्ड है तो सिर्फ एक ही फोर्स पड़ रही है और हिंज रिएक्शन पड़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। तो इसका एफवीडी ड्रॉ करते हैं, बेटे इसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं, एक्स रोटेशन मार्क करते हैं। यहाँ पे फोर्स f है, ये डिस्टेंस x है, तो इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/3 है, इसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया m²/3 है। तो टॉर्क की इक्वेशन लगाते हैं, F × x विल बी इक्वल टू I अल्फा mL²/3 × अल्फा आ जाएगा। अब मैं हिंज रिएक्शन निकालना है, तो टॉर्क निकालेंगे तो हिंज रिएक्शन तो बन जाएगा। अब हिंज रिएक्शन किस डायरेक्शन में आएगा, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस पे फोर्सेस मार्क करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं सेंटर मास शुरू में रेस्ट में और मूव करना शुरू करते हैं। कोई भी बॉडी रेस्ट से मूव करती है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं होती, टेंशन होती है। अगर ये रेस्ट से मूव करना शुरू करेगा तो सेंटर मास की एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगी, AC। तो एक फोर्स लग रही है F ऐसे, तो दोनों फोर्स का सब ऐसे होना चाहिए, एक तो इसकी डायरेक्शन में तो दूसरी भी इसकी या उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैं हिंज रिएक्शन ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर रॉड बेटा वो अलोंग रॉड लिखा था, वो शायद परपेंडिकुलर मार्क कर दिया होगा। दिस इज परपेंडिकुलर रॉड, दैट वाज पैरेलल टू रॉड। तो ये आर परपेंडिकुलर लेते हैं, इस डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव आ जाएगा, इस डायरेक्शन में देखते हैं और किसी डायरेक्शन में हो सकता है इस लाइन के लॉन्ग होगा। तो बेटा यहाँ पे AC निकालते हैं, तो
एसीएम अपना कैसे आ जाएगा, यहाँ से अल्फा तो आ गया था, यहाँ से अल्फा तो आ गया था बेटा, एसीएम कितना होगा, एसीएम विल बी इक्वल टू आर अल्फा। एसीएम कितने के बराबर आएगा बेटा, एसीएम कितने के बराबर आएगा, एल बाई टू अल्फा। एसीएम कितने के बराबर आएगा, एल बाई टू अल्फा। अब इस पर एक क्वेश्चन लगाते हैं, एफ माइनस आर परपेंडिकुलर, एफ माइनस आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, एम इंटू एसीएम, एम इंटू एसीएम। तो यहाँ पर डाल देते हैं एम इंटू एल बाई टू अल्फा, एम इंटू एल बाई टू अल्फा। तो अपन एक काम करते हैं, आर परपेंडिकुलर लेना है, इसको एल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को यहाँ पे ले जाते हैं, 2 को यहाँ पे ले जाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन किसके साथ, एल के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एल के साथ, 3 को यहाँ पे लेके जाते हैं, 2 को यहाँ पे लेके जाते हैं और देखते हैं राइट साइड बराबर होगी तो लेफ्ट साइड बराबर होगी। इसका मतलब कितना आएगा, 2f माइनस 2r परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू बेटा इंटू एल। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एल 2 माइनस 2r परपेंडिकुलर इंटू एल विल बी इक्वल टू f इंटू x 3 टाइम्स। तो बेटा आर परपेंडिकुलर देखते हैं, आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, एफ एल बेटा यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2l, 3x माइनस 2l। तो l तो भाग जाएगा, l तो भाग जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो बेटा एक आर परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, आर परपेंडिकुलर आ जाएगा, आर परपेंडिकुलर आ जाएगा f1 माइनस 3x बाई 2l। तो आर परपेंडिकुलर आ जाएगा बेटा, आर परपेंडिकुलर आ जाएगा f1 माइनस 3x बाई 2l। आर परपेंडिकुलर देखिएगा, आर परपेंडिकुलर आ जाएगा x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे आर परपेंडिकुलर f के बराबर आएगा, आर परपेंडिकुलर x के बराबर आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 2l बाई 3 आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमने मेजर डिस्कस किया था, इसको सॉल्व करेंगे, तीनों क्वेश्चंस को लेके, इन तीनों क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू ये आती है नोट पे। तो ये खास रिलेशन क्यों है, ये खास रिलेशन क्यों है, x इज इक्वल टू 12 बाई 3 डालेंगे तो आर परपेंडिकुलर आएगा 0। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ परकशन। तो टू रॉड को एक एंड से हिंज किया हो तो सेंटर ऑफ परकशन कितने डिस्टेंस पे आता है, तो यहाँ पे कितनी भी फोर्स लग रही हो हिंज रिएक्शन 0 होगा, इसके वजह से हिंज रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा आता है x इक्वल टू एल बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। तो अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगती है, अगर ये फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगती है तो यहाँ पे देखते हैं एट x इज इक्वल टू एल बाई टू, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, x को डालेंगे एल बाई टू तो आएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 कितना आ जाएगा f/4, तो ये f/4 आएगा। तो दो स्पेशल केसेस देखने हैं, अगर सेंटर परकशन पे फोर्स मारोगे 12/3 पे तो हिंज रिएक्शन 0 आएगी, अगर सेंटर मास पे मारोगे जो कि mg रहती है तो कितना आ जाएगा f/4, तो कितना आ जाएगा f/4। तो ध्यान रखना, सेंटर परकशन की इस साइड लगाओगे तो आर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, सेंटर परकशन उस साइड करोगे तो आर परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आर परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। तो हिंज पॉइंट और सेंटर परकशन के बीच में होगा तो आर परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगा, अगर सेंटर परकशन के उस साइड होगा तो आर परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये एक रॉड है, इसको मैं लिखूंगा नहीं, ये एक रॉड है, लेकिन दूसरा ये एक रॉड है, इसको यहाँ से रिलीज किया हॉरिजॉन्टली, इसका मास है m, इसको हॉरिजॉन्टली रिलीज किया है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो उस टाइम पे आर परपेंडिकुलर कितना आएगा, तो ओमेगा 0 है, तो ओमेगा 0 है, ये फोर्स है mg। तो रॉड के अगर परपेंडिकुलर फोर्स पड़ेगी, इसकी वजह से हिंज रिएक्शन इस साइड ये साइड आएगी, सेंटर पड़ेगी तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन कितनी आ जाएगी mg/4। तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन कितनी आ जाएगी mg/4। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे रॉड है, इसका मास m है, यहाँ पे धागे लगे हुए हैं, यहाँ पे जो धागे लगे हुए हैं ये धागा 1 है, ये धागा 2 है, तो दोनों में टेंशन mg है। जैसे इसको काट देते हैं तो इसके को रोटेट करना शुरू करती है तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन mg/2 नहीं mg/4 हो जाएगा। तो धागे को हिंज की तरह मानेंगे तो टेंशन कितनी हो जाएगी mg/4, तो टेंशन कितनी हो जाएगी mg/4। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ये रॉड इस तरह से है, ये रॉड इस तरह से है,
तो इसमें हमारे सारे क्वेश्चंस हिंज रिएक्शन के कवर हो जाएंगे। ये वर्टिकल है, इसका मास m है, एट गिवन पोजीशन इसकी एंगल वेलोसिटी ओमेगा है, एट गिवन पोजीशन इसकी एंगल वेलोसिटी ओमेगा है। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटी ऐसे है, फाइंड हिंज रिएक्शन components along and perpendicular to rod। तो रॉड पे जब भी हिंज रिएक्शन के कंपोनेंट्स निकालने हो, हाँ रॉड पे जब भी हिंज रिएक्शन के कंपोनेंट्स निकालने हो along and perpendicular निकालिए, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एफवीडी ड्रॉ करेंगे, इसका एफवीडी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे फोर्स mg है, तो ये फोर्स लगाएंगे mg बाय cos थीटा और ये लगाएंगे mg बाय sin थीटा। सेंट्रीफ्यूगल मार्क कर दो, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो along द रॉड तो ये प्लस कितना आ जाएगा, तो इसकी एंगल वेलोसिटी ओमेगा प्लस m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। तो हिंज रिएक्शन देखना है, जो फोर्सेस रॉड के लॉन्ग है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो इस डायरेक्शन में हिंज रिएक्शन आएगा वो गलती से परपेंडिकुलर लिख देते हैं, पैरेलल आएगा। तो इस डायरेक्शन में क्योंकि अपने जीरो फोर्स मार्क कर दिए, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, हर पार्टिकल के सर्कुलर मोशन की नॉर्मल डायरेक्शन है, तो जीरो फोर्स लगाते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो उसका मतलब क्या होगा, आर पैरेलल कितना होगा, आर पैरेलल कितना होगा mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। तो जो फोर्स रॉड के परपेंडिकुलर है उनकी वजह से हिंज रिएक्शन वैसे निकाली है, उसकी वजह से हिंज रिएक्शन अगर ये सेंटर में पड़ रही है तो कितने आएगी, आर परपेंडिकुलर। अब ये फोर्स कहाँ पे पड़ रही है, एट सेंटर मास पे, तो आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए रोटेशन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे सीधे से लिख सकते हो आर परपेंडिकुलर कितना आएगा mg sin थीटा बाई 4। तो किसी भी रॉड पे सेंटर फोर्स लग रही है कुछ भी, तो हिंज रिएक्शन जो एंड पे आएगा वो 1/4 आएगा, वो 1/4 आएगा। तो बेटा इसके बाद हम तीसरा लेक्चर देखेंगे। तो यहाँ पे हमने रफली टॉर्क को देख लिया, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन का एक लेक्चर और देखते हैं।